हेलो। ओम जी, मेरी आवाज़ आ रही है? कंफर्म करें एक बार। ओम जी, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले अहिल्या योग स्पोर्ट्स केंद्र के समस्त अधिकारी एवं तपन सिसोदिया जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। माफ़ी चाहूँगा कि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा विलम्ब हुआ और प्रयास तो करना बहुत ज़रूरी है और तपन जी ने बहुत प्रयास किया और प्रयास के बावजूद दूसरे थोड़ा सा लेट होने के बावजूद हम लोग दोबारा से इस लाइव पर आए और ऐसी आशा करता हूँ कि हमेशा इस योग के क्षेत्र में और आगे बढ़ते रहें और इस योग यात्रा को आगे बढ़ाएं। मेरा नाम जय किशन शर्मा। मेरा आज का जो टॉपिक है वो बच्चों के विकास में योग की उपयोगिता कि सबसे पहले हम बच्चों को जब तक हम बच्चों को योग को नहीं समझाएंगे, तरीके से पर्टिकुलर उसको नहीं समझाएंगे या उसको जानकारी नहीं देंगे तो कई सारी समस्या ऐसी हैं कि आने वाले भविष्य में बच्चे गलतियां करते हैं और कर भी रहे हैं आज की डेट में। तो हमको इम्पोर्टेंट यह है कि बच्चों को शुरू से ही ऐसे संस्कार, ऐसे आचार विचार डालें उसके मन में कि आने वाले समय वो कभी गलतियां ना करें। क्या होता है आजकल बहुत सारी समस्या ऐसी हैं कि यौन शोषण के कारण या मतलब कई सारे बच्चों का मानसिक संतुलन जो है ना बिल्कुल ख़राब होता है या कई कारण बस। तो उसके रीज़न क्या है? अब उस रीज़न को हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमारा कोई ऐसा भी नहीं है कि हम बच्चों को एक सही राह पर्टिकुलर उसको बताएं। आज के युग में आपको पता ही है, आजकल के बच्चों को देख ही रहे होंगे किस तरीके से वह अपने पथ से भटक जाते हैं और फिर गलत संगत में आकर या गलत संगत का असर पड़ते ही वो बच्चे ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं, ऐसी समस्याएं खड़ी कर देते हैं जिसका निराकरण शायद मेरे अंदाज से नहीं भी है या फिर उसका है तो उसको दंड का ही मतलब अधिकारी उसको समझा जाएगा, वो उसको दंड तो ज़रूर मिलना है। तो ऐसी स्थिति ना बने तो पेरेंट्स को क्या करना है? पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या राज है, यह बच्चा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ऐसी क्या समस्या है, तो वो हमको समझेंगे। और योग एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को अगर मार्गदर्शित करेंगे तो मेरे अंदाजे से शायद बच्चा गलतियाँ कभी नहीं करेगा। तो चलते हैं बच्चों में रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएं कैसे। एक तो हमें ये समझना है कि शक्ति को कैसे, प्रतिरोधक शक्तियों को बढ़ाएं कैसे, और एक दूसरा यह होता है कि वो प्रतिरोधक शक्तियां हमें कमी कहाँ आ रही हैं। अगर कमी आ रही है तो किस कारणवश आ रही हैं, क्यों आ रही हैं। तो वो जो मेन जो काम है वो है पेरेंट्सों का कि बच्चों को समझना। तो पहले ये है कि हम लोग रोग प्रतिरोधक जो शक्तियाँ वो कैसे दिन से दिन कम होती जा रही हैं। बच्चे रोग प्रतिरोधक शक्ति की कमी के कारण बीमार पड़ जाते हैं। बहुत सारी बीमारियां आजकल आपने देखा ही होगा, कई सारी बीमारियां ऐसी हैं कि जो कि 10 से 12 साल के बच्चों में ये समस्या पैदा हो जाती है कि भाई उसको हाइपरटेंशन या हार्ट अटैक प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ है। ऐसी विभिन्न प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जो कि बच्चों को बहुत कम उम्र में ही वो घेर लेती हैं ऐसी बीमारियां। तो ऐसी बीमारियों से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहला तो यह है कि हम अपने बच्चों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कुदरती तरीके अपनाएं। कुदरती तरीके अपनाने में कहना यह है कि उनको एक अच्छा सा पौष्टिक भोजन दें, सुपाच्य भोजन दें, संतुलित भोजन होना चाहिए जो कि खास सामूहिक शामिल किए जाने चाहिए, जिसमें कि दूध है, फ्रूट्स हैं, सीजनेबल फल हैं या हरी सब्जियां हैं, जो टाइम टू टाइम उनको देना पड़ेगा। उनकी आदत बदलना पड़ेगा, खान पान की सबकी आदत। लेकिन आदत से पहले माता पिता को स्वयं खुद की आदत बदलना पड़ेगा। खुद की आदतों में अगर परिवर्तन होगा तब ही हम बच्चों की आदतों को सुधार सकते हैं। अभी ऐसा है कि मुझे लगता है कि
घर में ऐसा बच्चे अगर पढ़ने जाते हैं तो उनको पूड़ी पराठे चावल हैं पोहा है, या नहीं तो अगर नहीं घर पर बन पा रहा है तो भाई मार्केट से पैक करा के दे देते हैं उसको। तो ये सब एक ऐसी बीमारी का ही, ये बीमारी का घर है। अगर हम इनको अगर रेगुलर उनको बच्चों को वही पर्टिकुलर वही चीज़ देंगे तो अक्सर बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में दिन से दिन गिरावट ही आएगी। अब गिरावट ना आए तो हमको क्या करना चाहिए, बच्चों को एक समय अनुसार मॉर्निंग में उनको स्प्राउट्स दें, भीगे चने हैं, इस तरीके से बहुत सारी जो चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, पर्टिकुलर पर डे उसको एक फ्रूट्स तो बच्चों को दें। और बाहर की जो बाहर डब्बे के खाने हैं, बाहर से जो जंक फूड्स हैं, तो उसके बारे की जो भी उनके दुष्प्रभाव जो होते हैं वो बच्चों को समझाएं। जब तक हम बच्चों को उसके दुष्प्रभाव नहीं समझाएंगे तो बच्चा उसको बिल्कुल भी त्यागेगा नहीं। आज की डेट में देखा होगा आपने, छोटे से बच्चों को चिप्स कुरकुरे या ये सब दे दो तो वो चुप हो जाता है, लेकिन उसको अगर हम बच्चों को उसके दुष्प्रभाव नहीं समझाएंगे बच्चा बिल्कुल भी उस चीज़ को नहीं समझेगा। अब बच्चों नहीं समझेगा तो बीमारियां होंगी, अक्सर बीमारियां होंगी तो कम उम्र में ही ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसका भुगतान फिर माता पिता को ही भुगतना पड़ता है। अब जैसे कि विटामिन के लिए हम विटामिन ए में दूध दे देते हैं, पीले फल हैं, सब्जियां हैं, विटामिन सी में संतरा, अंगूर, अनानास, आंवला इत्यादि। विटामिन ई के लिए अंकुरित अन्न, सेब, सब्जियां इत्यादि रोग प्रतिरोधक शक्ति को विशेष रूप से फायदेमंद है। बच्चों का आरंभ से ही आंवला दें, प्रयास करें कि उसको एक आंवला जरूर दें। जरूर जब हम उसको आंवला देंगे उसका पाचन तंत्र भी बहुत स्ट्रांग रहेगा और कई सारी बीमारियों से भी वो बचा रहेगा। बच्चे को प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसको पानी पीने के लिए प्रेरित करें, उसको पानी पिलाएं। बाहर के आपने देखा होगा शीतल पेय की अपेक्षा उसको हम नारियल का पानी भी दे सकते हैं। नारियल का पानी है, फ्रूट्स के जूस हैं, ये हम उसको दे सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में देखा होगा आपने, कोल्ड ड्रिंक तो एक आम बात है कि कोल्ड ड्रिंक पीना, और कोल्ड ड्रिंक सबसे ज़्यादा हानिकारक है बच्चों के लिए। आजकल बच्चे क्या, पेरेंट्स भी बहुत अच्छी तरीके से पीते हैं, लेकिन अब पेरेंट्स ही अगर ये हाल करेंगे तो फिर बच्चों का तो कंडीशन खराब होनी है। तो बच्चों को समझाने से पहले हमको, बच्चों को रोकने से पहले हमको उस चीज़ पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, खुद अपने आप ही कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो बच्चों को हम किसी प्रकार से कंट्रोल नहीं कर सकते। बच्चे को अच्छी तरीके से हाथ धोना सिखाएं, खाना खाने से पहले, शौचालय के बाद मिनिमम 1 मिनट तक कम से कम उसको हाथ धुलाने का प्रयास करें कि हाथ धोएं। अगर ऐसा है बच्चा नहीं हाथ धोता है तो उसको उसके हाथ ना धोने का भी दुष्प्रभाव के बारे में उनको समझाना पड़ेगा कि भाई हाथ ना धोने से ये सारी समस्याएं, ये सारी बीमारियां, ये सारे इतने सारे कीटाणु हैं वो आपके अंदर हाथों द्वारा, आपके मुख्य द्वार से आपके अंदर प्रवेश करेंगे। फिर आपको फीवर, कई सारी जो बीमारियां हैं, कोरोना जैसी महामारी भी ऐसी बीमारियों के कारण ऐसे छोटे छोटे जो हम नहीं समझ पाते उनको इग्नोर करते हुए ऐसी बीमारियां जब रूप बड़ा ले लेते हैं तब हमको समझ में आता है कि भाई हमने कहाँ गलतियां की हैं। तो प्रयास करें कि हम बच्चों को हाथ अच्छे से धोना सिखाएं। बच्चे को मिनिमम 15 दिन के बाद नीम के पानी से उसको ज़रूर अवश्य नहलाएं। जब हम नीम के पानी से नहाएं, क्योंकि आज तक हमको पता ही है कि आयुर्वेदिक बहुत आगे है, लेकिन आज की जनरेशन उसको समझती नहीं है। उसको बस एक टैबलेट खा ली, उसका सर दर्द बंद। अगर कोई एसिडिटी है तो उसने टैबलेट खा ली, तो पेरेंट्सों का भी हाल है। तो हमको ये समझ के रखना पड़ेगा कि भाई योग में भी वो शक्ति है, योग में भी वो बहुत ताकत है जो कि बहुत सारी बीमारियों का नाश कर सकते हैं। मेरे सेंटर पे भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनको बहुत सारी बीमारियां, पैनक्रियाज संबंधित है या सर्वाइकल है, थायराइड है, ये सारी बीमारियां लेकर आए। इनकी रेगुलर इतना है कि मतलब ये लोग खाना कम और दवाइयां, मेडिसिन ज़्यादा लेते हैं। तो मेडिसिन के साथ साथ में उनका क्या किया, भाई मेडिसिन तो हमको बंद करना पड़ेगा, कब तक खाएंगे मेडिसिन। तब उनको योग के बारे में बताएंगे, सिखाएंगे, योग कराएंगे, तभी वो आने वाले समय में स्वस्थ रह पाएगा, स्ट्रांग रह पाएगा, वरना वो नहीं रहेगा। और बच्चों को पानी से नहलाना है। नंबर दूसरी बात यह है कि बच्चों को खेल के लिए भी प्रेरित करना है हमको।
मिनिमम 1 घंटे बच्चे को खेल के लिए प्रेरित करें, उसको अपने साथ पार्क में लेके जाएं और उसको खेल की महत्वपूर्ण बातें बताएं और उसके फायदे भी बताएं, और साथ में उनके बच्चों के साथ खेलें भी। जब हम बच्चों के साथ खेलेंगे, बच्चे को समझाएंगे, बच्चों की उस तरह की माहौल बनाएंगे, एक माहौल क्रिएट करेंगे खेल के साथ साथ में, तो बच्चे का जब बॉडी से पसीना बाहर आएगा, बच्चा एकदम ऑलरेडी फिट रहेगा, बाहर की शुद्ध हवा भी मिलेगी। कोशिश करें कि उसको छोटे छोटे व्यायाम कराएं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास तो उसको रेगुलर ही कराएं। जैसे हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास अगर रेगुलर करते हैं तो उसमें आसन प्राणायाम वगैरह सारा समस्त एक बड़ा ऐसा प्रोटोकॉल है जिससे कि हम और योगा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम अगर बच्चों को चाहे तो एक सूर्य नमस्कार का अभ्यास रेगुलरली 5 से 10 बार उसकी क्षमता अनुसार स्टार्टिंग में उसको कराएं। उसके बाद धीरे धीरे उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य नमस्कार करने का अभ्यास का धीरे धीरे उसको प्रेरित करें और उसका अभ्यास कराएं, ताकि वो बहुत अच्छे से स्ट्रांग रह पाए। अब चलते हैं कि टीवी देखना। अब हम बच्चे टीवी भी देख रहे हैं और साथ साथ में खाना खा रहे हैं। टीवी के साथ साथ में अगर बच्चे ने खाना खाया तो ओवर ईटिंग हो जाती है, बच्चा जरूरत से ज़्यादा खा जाता है। या तो वो जरूरत से ज़्यादा खा जाएगा, जरूरत से ज़्यादा खाएगा तो भी समस्या है, या फिर ऐसा है कि टीवी के बहाने टीवी को देखते देखते में ही उसने अपना भोजन छोड़ दिया या भोजन उसने कम खाया। तो इसका भी पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि बच्चे को एक बार में अगर भोजन कर रहा है, भोजन करते समय सिर्फ वो भोजन पर ही ध्यान रहे, ना कि उसका ध्यान टीवी पर। यदि आपका बच्चा बीमार है तो उसको चीनी वाले भोजन या चीनी वाले पेय पदार्थ का बिल्कुल भी उसको ना दें, क्योंकि चीनी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है बच्चों को। शारीरिक या भावनात्मक तनाव से भी रोग प्रतिरोधक शक्ति को कम करता है। अगर हम इस तरीके से उनको खाने के लिए चीज़ देते हैं या प्रेरित करते हैं तो वो भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करती है। तो हम प्रयास करेंगे हम उसको ऐसे कोई भी ऐसा आहार ना दें जिससे कि समस्या आए और बहुत सारे रोग से बच्चा स्टार्टिंग में ही घिर जाए। मेरा एक और मैंने देखा है, ट्राई भी किया है, कई बार देखा है कि छोटे से उम्र में बच्चे ने जन्म लिया और उसको ऑक्सीजन लग गया, बहुत सारी बीमारियां लेकर ही पैदा हुआ है। यूं कहें कि वो बहुत सारी बीमारियां लेकर पैदा हुआ है। अब बीमारियां लेकर कैसे पैदा हुआ है, इसका तो हमको निराकरण करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में हमको वो सामना ना मिले कि भाई बच्चा पैदा हुआ और तुरंत ही बीमार, ऑक्सीजन ये मेडिसिन इतनी सारी उसकी समस्याएं बढ़ गई कि वो रखा ही ऑक्सीजन में या आईसीयू में रखा हुआ है, लेकिन हम उसका बैकग्राउंड उसको पीछे से देखते नहीं है कि मतलब इसका रीजन क्या है, बच्चा बीमार क्यों पैदा हुआ। तो मैं बताता हूँ आपको आज की जनरेशन क्या है। आजकल की गर्ल्स का, बॉयज़ का, मैं तो ये कहूँगा सबका यह कंडीशन है कि बाहर की जंक फूड खाना, बाहर की टिक्कियाँ, बाहर के नूडल्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, ये सब खाना क्या होता है, हमारे जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनको वो डैमेज कर देता है। हम लोग छोटी छोटी चीज़, छोटी ऐसे पदार्थ, ऐसे केमिकल से वो चीज़ बनाई जा रही है जिसको हम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वो हमारे बॉडी के अंदर कितना हानिकारक, कितना हार्मफुल हो सकता है। इस कारण इसका जो भुगतान जो होता है वो फिर आने वाली जनरेशन में जो जिस बच्चे ने जन्म लिया है वो बच्चा ही उस बीमारी से लड़ता रहता है। तो इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है कि बच्चे जो गर्ल्स हैं या डिलीवरी से पहले या महिलाएं हैं तो वो ऐसे पदार्थों का, ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन ना करे कि आने वाली जनरेशन में उसके बच्चे या आने वाले जो शिशु, बालक, बालिका जो भी है वो बीमार हो या कई सारी बीमारियां लेकर पैदा हो। तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। और घर में जो बच्चे हैं, अगर हम बच्चों को अभी से प्रेरित करेंगे तो आने वाले समय में वो योग भी करेगा, स्वस्थ भी रहेगा, और आने वाली जो जनरेशन है, जो नए बच्चे जो आएंगे, जो बच्चे पैदा होंगे, वो बच्चे बीमार बहुत कम होंगे। एक ये होता है कि भाई मौसम का परिवर्तन है, तो मौसम का परिवर्तन में स्वाभाविक बात है कि बीमार होना चलता है कि भाई कभी हवा ज़्यादा है, कभी कम है, कभी ठंडी मौसम है, कभी गर्मी है, कभी बारिश है। तो ऐसे अगर बीमार पड़ता है तो एक बार के चल जाता है कि भाई मौसम के कारण बच्चा बीमार है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि बीमारी वो हमारे खान पान के कारण है। तो हमारा खान पान ही नहीं सुधरा है, तो हमको प्रयास करना है कि आने वाले बच्चों में कि वो खान पान सुधारें। बच्चों में मोटापा बढ़ जाता है। अब बच्चे में मोटापा बढ़ने का रीज़न क्या है भाई?
बच्चों में मोटापे की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण बच्चों में शारीरिक क्षमता में कमी हो रही है। छोटी सी आयु में मैं आपको बता चुका हूं कि छोटी सी आयु में ही वो इतनी सारी बीमारियां बना लेता है। डायबिटीज हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाता है, उसको कई सारी पेट संबंधित, पैनक्रियाज संबंधित कई सारी बीमारियां होती है, आए दिन पेट में दर्द ही बना रहता है। तो ये इसका सिर्फ यही रीज़न है कि हमको अपने खान पान को सुधारना पड़ेगा, पेरेंट्स को अपने खान पान को सुधारना पड़ेगा और बच्चों को खान पान को लेकर उनके जो बाहर के जंक फूड है उनको उसके दुष्प्रभाव बताते हुए उनको एक सही मार्गदर्शन करना पड़ेगा, जिससे कि बच्चा बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाए और बहुत अच्छे से खाना पीना रखे। एक समय अनुसार उसका टाइम टेबल शेड्यूल सेट करें ताकि वो भोजन अच्छे से कर पाए। सर्वप्रथम बच्चों को खाने की आदतों पर ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों की आदत बदलें, ये बहुत छोटी सी बात है कि हम बच्चों की आदत बदल सकते हैं, और एक बड़ी भी बात है कि बच्चों की आदत नहीं बदल सकते। तो बच्चों की आदत हम तब ही बदल पाएंगे जब हम अपनी आदतों को कंट्रोल कर लेंगे। हम अपनी आदत बदल पाएंगे तब हम बच्चों की आदतों को बदल पाएंगे। तो प्रयास करें कि हम बाहर का कोई भी बच्चों को ऐसी चीज़ ना दें जिससे कि बच्चों को समस्या आए। स्वास्थ्य को लेकर आपस में बच्चों से बातचीत करें। बच्चों से जैसे हम बातचीत करेंगे, कैसे भोजन एवं कैसे रहन सहन आपका परिवार स्वस्थ रह सकता है, तो इस पर बच्चों से चर्चा करें, बल्कि स्वयं अपने एक पहल शुरू करें जिससे कि बच्चा उस माहौल में ढल जाए और उस माहौल में ढलने के बाद में बच्चा उस जो कि खान पान को लेकर है वो तो उसको सुधर सके और वो अपना एक अच्छा कार्य कर सके और हमेशा वो फिट रहे। लेकिन फिट रहने के साथ साथ हमको खेल का अभ्यास तो बच्चों को कराना पड़ेगा। जैसे हमारा बच्चा खेल का अगर अभ्यास रेगुलर निरंतर अभ्यास करता है, अगर वो पूरे दिन में एक बार भी अगर अभ्यास करता है खेल का, तो वो मेरे अंदाजे से दिन भर उसके लिए पर्याप्त है। दिन भर उसके लिए पर्याप्त है, क्योंकि आजकल विद्यालय में आपने देखा होगा कि आउटडोर तो है ही नहीं है। एक्टिविटी के नाम पर फीस तो लेते हैं, लेकिन एक्टिविटी बच्चों के लिए कुछ है ही नहीं है। तो बच्चों की ना ही तो पीटी है, ना कोई गेम है, ना कोई कुछ है। तो इस कारण बच्चे ऐसा होता है कि सहमे रहते हैं, कई सारी बीमारियां बैठे बैठे हो जाती है। तो ऐसा प्रयास करें कि एक ऐसे स्कूल में बच्चों का प्रवेश कराएं कि जिसमें आउटडोर खेलने के लिए कम से कम वो आधा घंटा तो खेले, किसी ना किसी माध्यम से बच्चा खेले या योगाभ्यास करे। योगाभ्यास करने से, निरंतर योगाभ्यास करने से मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक पूरा ज्ञान होता है, बॉडी भी एकदम स्वस्थ रहती है और शरीर। और आपको एक बात के ऊपर एक और लेके चलता हूँ, एक टॉपिक के ऊपर। जैसे कि आपने देखा होगा इंटरनेट व मोबाइल का जुनून बच्चों पर, क्योंकि इंटरनेट मोबाइल के जुनून के कारण बच्चा कुछ मत दो आप उसको, सिर्फ आप फोन दे दो आप उसको या लैपटॉप कंप्यूटर जो भी सिस्टम है उसको दे दो, भोजन नहीं करेगा, कोई भी कार्य नहीं करेगा, उसका कोई कार्य में मन लगेगा ही नहीं। और बच्चा धीमे धीमे ऐसी साइट्सों पर चला जाता है जिसके कारण बच्चा बहुत सारी गलतियां कर बैठता है। ना ही उसका बच्चे का पढ़ने में मन लगेगा, ना ही कोई कार्य में मन लगेगा, ना ही खाने में मन लगेगा उसका। तो मैंने देखा है कि इस लॉकडाउन में पेरेंट्सों ने बच्चों को बहुत सारे मोबाइल दिलवाए हुए हैं। माना कि ठीक है, एक पेरेंट्स की मजबूरी है या मतलब कैसे भी किसी भी तरीके से बच्चों को फ़ोन दिलवाया ताकि बच्चा पढ़ सके। लेकिन बच्चा फ़ोन में पढ़ने के बाद क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो बच्चों पर बिल्कुल भी पेरेंट्स का ध्यान नहीं है। तो मेरा कहना है कि उसका विशेष ध्यान रखना है। इंटरनेट की लत का शिकार बन चुके किशोरों में डिप्रेशन का खतरा दुगना बढ़ जाता है। डिप्रेशन तनाव बहुत हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे। किस कारण? क्योंकि ये ऐसा है कि इसमें कई सारी साइट्स ऐसी हैं, पोर्नोग्राफी साइट ऐसी हैं जिसके जंजाल में अगर बच्चा एक बार फंस गया तो वो निकलेगा नहीं। अब निकलेगा कैसे? पेरेंट्स अगर जब तक उसको प्रेरित नहीं करेंगे, उसके दुष्प्रभाव नहीं बताएंगे, जब तक वो बच्चा नहीं निकल सकता। लेकिन पेरेंट्स जब बताएंगे, जब बच्चों का उनका पेरेंट्स को पता हो कि बच्चा कर क्या रहा है, क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है। तो मैं उस बात पर अभी आ रहा हूँ। तो एक स्टडी में पहली बार दावा किया गया कि इसकी वजह से किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अब मानसिक स्वास्थ्य की
जो समस्या पैदा हो सकती क्या है, मेरी नज़र में तो पैदा हो ही गई है कि ज़्यादातर देखा होगा आपने 10th-12th के बच्चों या 8th-9th के बच्चों को भी अपन बड़ा फ़ोन दे देते हैं, नहीं दे दे तो वो घर में एक फ़ोन ले ही लेता है, और ज़्यादातर मेरे अंदर सबके पास पर्सनल फ़ोन है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेट का ज्ञान का महासागर है। इंटरनेट तो एक बहुत बड़ा महासागर है, तो इसमें बच्चों को बेहद उपयोगी भी है, लेकिन दिक्कत यह है कि उपलब्ध कंटेंट का काफ़ी हिस्सा बच्चों को, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो बच्चों को हम लोग नहीं समझ सकते हैं। वो बच्चा उन ऐसी आदतों में, ऐसे माहौल में ढल जाता है कि जिसको हम समझ ही नहीं सकते हैं। ऐसे में अगर आप कंप्यूटर ऐसी जगह रखते हैं, जैसे कि अगर बच्चे को आपने कंप्यूटर दे दिया या लैपटॉप दे दिया, तो उस कंप्यूटर को, उस लैपटॉप को ऐसी जगह रखें जिससे कि आने जाने लोग, जैसे घर में कई लोग होते हैं, मम्मी हैं, चाची हैं, चाचा हैं, या मतलब फैमिली के जितने मेंबर हैं, तो ऐसी जगह उस सेट को या सिस्टम को ऐसी जगह रखें जहां से पेरेंट्स की निगाह उस सिस्टम पर जा सके। तो जब उस सिस्टम पर उस सिस्टम पर अगर पेरेंट्सों की अगर नज़र पड़ती है, तो इससे पता चलता है कि वो क्या चला रहा है, क्या साइट खोले हुआ है, और वो उस लैपटॉप और सिस्टम में क्या कर रहा है। तो उसको डर रहेगा कि भाई मेरा सिस्टम ओपन में रखा हुआ है, मैंने जहाँ भी सिस्टम रखा है वहाँ सब लोग देखते हैं, तो कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि मैं ऐसी गलती ना करूँ कि जिससे घर वालों को पता चल जाए। आपका बच्चा जिन वेबसाइट को लगातार विजिट कर रहा है, आप उसका कंटेंट अच्छी तरह चेक करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि यह मैटर उसकी उम्र के मुताबिक नहीं है, तो बच्चे को वहीं रोक देना चाहिए। अगर हमने बच्चों को नहीं देखा और वो दिन पे दिन उसी साइट की जो विजिट करता रहा, तो उसका ऑटोमेटिकली जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। अब जब मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, तो ना तो उसका पढ़ाई में मन लगेगा, अभी चली ना खाने में मन लगेगा, वो सब ऐसे सिस्टम में पहुंच जाएगा जो कि हम लोग उसको निकालने में बहुत कठिन, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। तो इससे प्रयास करें कि हम उसका पूरा ध्यान रखें, या फिर हम उसको इसकी जो इंटरनेट की जो हिस्ट्री होती है, हम उसको भी चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री चेक करके मालूम पड़ जाएगा कि बच्चा चला क्या रहा है या बच्चा क्या देख रहा है। उसे बताएं कि ज़्यादा लंबी बातचीत करने से शरीर में नुकसान हो सकता है, और इतना वक्त खराब करने से पढ़ाई का नुकसान भी हो सकता है। क्या है, होता है। अगर बच्चा, देखा होगा आपने, बच्चे आजकल फोटोज़, वीडियोज़, ये टिकटॉक बनाने में अपना व्यस्त हो जाते हैं, तो वो तो पढ़ाई का सीधा हिस्सा है कि भाई पढ़ाई को तो आप मिस आउट करोगे। अब आउट तो इसलिए करोगे क्योंकि पूरा ध्यान तो आप फ़ोन में दे दिया आपने, लैपटॉप में दे दिया आपने। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम बच्चों पर विशेष ध्यान रखें। अकेले में बच्चे का मोबाइल चेक करें, उसमें गलत SMS नज़र आए तो ज़्यादातर मैसेज डिलीट मिले तो या समझ लें कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जो कि मैसेज डिलीट किया है। या बच्चा हड़बड़ा जाए एकदम, आप फ़ोन बंद कमरे में जाएं और बच्चा एकदम हड़बड़ा जाए, तो आप समझो उसको कि बच्चा क्या कर रहा है। कोई ना कोई ऐसी गलती किया है बच्चे ने जिससे के कारण बच्चा फ़ोन छिपा रहा है। तो विशेष ध्यान रखें कि बच्चों को ऐसे बड़े फ़ोन ना दें। बच्चों को ज़्यादातर कोशिश करें कि छोटा सादा फ़ोन दें जिससे वो बात कर सके। उसको ज़्यादा तकनीकी वाला अगर आपने फ़ोन दे दिया, आपको ज़्यादा तकनीक वाला अगर फ़ोन सेट दे देते हैं बच्चे को, तो बच्चे गेम ही खेलेगा, फ़ोटो खींचेगा, वीडियोस बनाएगा, इंटरनेट खंगालने के प्रयास करेगा, उसमें डूबा रहेगा, और इस कारण पढ़ाई का समय जायजा करेगा वो, और पढ़ नहीं पाएगा बिल्कुल भी। तो प्रयास करें कि वो ऐसी साइटों से बचें, और पेरेंट्स बिल्कुल पूरा विशेष ध्यान रखें कि भाई कि ये समस्या अगर आ रही है तो क्यों आ रही है। तो बच्चे को विशेष ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा ऐसे कभी कोई ऐसी गलत संगत में या गलत साइट्स पर ना जाए जिससे कि उसको समस्या आए। अब साइट्स कैसे खोल सकते हैं बच्चा? साइबर पोर्नोग्राफी साइट से बच्चों को बचाएं। अब बच्चे को कैसे बचाएंगे हम? अगर पोर्नोग्राफी अगर वो उस माहौल में ढल जाता है तो बच्चों को कैसे बचाएंगे अपन, कैसे निकालेंगे? इंटरनेट पर उपलब्ध पोर्नोग्राफी की साइटों को देखकर बच्चे में यौन उत्सुकता बढ़ जाती है। अब जब यौन उत्सुकता बढ़ेगी तो आप ऑब्वियसली वो अपराध करेगा। तो हमको प्रयास करना है कि हम
उसको निरंतर उस पर फोकस रखें अपना बच्चे पर, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्यों कर रहा है। अगर कर रहा है तो भाई वो उसको समझें, उसकी मनोवृत्ति जाने, उसके साथ एक तालमेल बिठा लें बच्चों के साथ में। बच्चों को अगर आप कोई बच्चा गलती कर दे या कोई ऐसी साइट पर बच्चा जा रहा है जिसके कारण उसमें यौन उत्सुकता बढ़ी है, और अगर आप उसको डांटोगे पीटोगे, आप अगर उसको प्रेशर से अगर प्रयास करेंगे तो बच्चे को बिगड़ना ही बिगड़ना है। प्रेशर से आप बच्चे को बिल्कुल भी कोशिश ना करें कि उसको ज़्यादा दबाव दें या प्रेशर दें, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो चाहे उसको सुधारने का क्षेत्र हो। तो हम उसको इस तरीके से प्रेशर के साथ में हम उसको कभी भी हैंडल नहीं कर सकते। तो बच्चे के साथ हमको क्या करना पड़ेगा, बच्चे के साथ हमको तालमेल बिठाना पड़ेगा, बच्चों की मनोवृत्ति जानना पड़ेगा, बच्चों की अंदर की जो आंतरिक मन में क्या चल रहा है उसको निकालना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तब हम उसके बारे में उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और बच्चों को एक अच्छा दोस्त बना के अगर हम उससे बातचीत करें तो बच्चा शायद मेरे अंदाज से सुधर सकता है। अगर हम प्रेशर से मार ताड़ के अगर उसको अगर प्रयास करें सुधारने का तो वो सुधरेगा नहीं और वो बिगड़ता ही जाएगा। माता पिता को चाहिए कि बच्चों को इंटरनेट तो चलाने दें पर पूरी निगाह रखें, ताकि पोर्नोग्राफी जो साइट्स जो हैं उसके जाल में बिल्कुल भी ना पड़ पाए। आज प्राय सभी स्कूलों में बच्चों को होमवर्क और प्रोजेक्ट कंप्यूटर की मदद से ही तैयार करने के निर्देश दिए जाते हैं। अगर बच्चों को कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से अगर उनको वर्क करने के अगर निर्देश दिए गए हैं तो बच्चों में इस बात की खुशी हो जाती है, बहुत होती है कि भाई आज तो हम कंप्यूटर पे अपना वर्क करेंगे, और वर्क करके के साथ साथ में वो तमाम तरह की मनोरंजक सुविधाओं का लुत्फ उठाने का प्रयास करता है। अगर हम उसके साथ नहीं होंगे तो वो शायद प्रयास क्या वो पूरा लुत्फ उठाएगा और वो पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। जो वर्क उसको दिया है वो वर्क बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो सिर्फ इंटरनेट को खगोलने का प्रयास करेगा। और ऐसे बच्चे इस इंटरनेट की साइट्स को सर्च करते करते साइबर पोर्नोग्राफी के जाल में फंस ही जाते हैं। बच्चा हर वक्त मोबाइल पर लगा है। अब जैसे कि बच्चे को जैसे फंस गया बच्चा अगर पोर्नोग्राफी साइट में, तब हम क्या करें। बच्चे को पहले हम लोग ने देखा नहीं और उसको प्रयास कर रहे हैं कि भाई बच्चा पढ़ रहा है, देख रहे हैं, हम लोग दूर से देख रहे हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, हमने कभी उसके फ़ोन को छुड़ाने का प्रयास नहीं किया। अब फ़ोन को छुड़ाने का प्रयास नहीं किया तो अब इसलिए वो जो देखेगा वो तो देखेगा ही, उसको तो कोई रोक ही नहीं सक रहा है ना, क्योंकि उसको कोई टोका नहीं है आपने। अगर आप उसको समय समय पर टोकते रहेंगे, टोकेंगे, समझाएंगे तो उसको भय रहेगा, एक डर रहेगा कि भाई हाँ मुझे कोई टोकने वाला तो मेरे पास है। तो वो ऐसा करने में थोड़ा हिचकिचाएगा, तो करेगा भी पर वो कम करेगा। तो बच्चा हर वक्त मोबाइल पर लगा है या लंबे वक्त तक कंप्यूटर पर बैठा है तो सही नहीं है। उसको देखें कि भाई ये लंबे समय तक कंप्यूटर में कर क्या रहा है। बच्चा अक्सर कंप्यूटर के सामने बैठने की जिद करे या रात में काम करने का बहाना बनाए, अक्सर मोबाइल पर बिजी रहे या छुपाने की कोशिश करे, तब आपको समझ जाना ही चाहिए कि भाई बच्चा हमारा किसी ना किसी ऐसी साइट में फंसा है जिसमें बच्चा अपने आप का जो मानसिक संतुलन है उसका वो पूरा डिसबैलेंस हो रहा है। वो बिल्कुल उसका दिन ते दिन उसका स्कोप गिरता जा रहा है, पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, वो सहमा रह रहा है, चिड़चिड़ापन रह रहा है। तो उस बात को हमको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अक्सर बच्चे मोबाइल पर बिजी रहते हैं और छुपाने की कोशिश बहुत करते हैं, तब हमको क्या करना चाहिए, आप कमरे में जाएं तो वहाँ हड़बड़ी में नजर आए या कुछ छुपता छुपाता अगर नजर हो लगे आपको तो वहाँ पॉर्न साइट का इसी तरह या इस तरह के SMS आदि के चक्कर में पड़ गया है जिसमें उसको नहीं पढ़ना चाहिए था। अगर बच्चा आपका साइबर के जाल में उलझ गया है तो सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करें। जब हम उसको समझने की कोशिश करेंगे तभी ही बच्चा हमको अपनी सारी बातें बताएगा। जैसे मैंने बताया कि आपको उसको एक फ्रेंड सर्कल में एक फ्रेंड बन के ही अगर वो सारी बात निकलवा सकते हैं तो निकाल देगा, नहीं तो वो नहीं निकालेगा। यह जाने की समस्या की जड़ कहीं घर से ही शुरू तो नहीं हुई है। हमको ये भी समझना पड़ेगा कि कुछ तो ये होता है कि भाई वो नेट द्वारा या मतलब दोस्तों के संगतों द्वारा बिगड़ जाता है। कुछ होता है कि वो कुछ घर से ही तो नहीं सीख रहा, देखने में आया है, कई बार
ऐसे हैं जहां माता पिता अपने यौनाचरण की मर्यादा को नहीं रख पाते हैं और अपना अमर्यादित आचरण बच्चों पर बुरा असर डालता है। क्या होता है, कभी कभी जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद ही घर में मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, यौनाचरण को ऐसे ओपनली कर देते हैं जिसका प्रभाव बच्चे सब, क्योंकि आजकल बच्चे तो आपको पता है बहुत एक्टिव है। बच्चे को हम नहीं सिखाएंगे तभी वो सीख जाएगा, या हम एक बात सिखाएंगे बच्चा 4 बार सीख जाता है। फालतू बातों का तो ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में ऐसे रफ्तार से बेकार विचार आते हैं कि वो शायद पढ़ने में अगर इतना दिमाग लगाएगा तो शायद वो बहुत सही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। बच्चे को हमको ये भी देखना है कि हम अगर यौनाचरण कर रहे हैं, यौनाचरण में बच्चा हमारे आसपास तो नहीं है, या बच्चे ने कोई ऐसा दृश्य तो नहीं देख लिया जिसके कारण वो उसके अंदर भी ऐसी उत्सुकता पैदा हो जाए जिसके कारण वो गलती कर बैठे और बाहर जाके वो कुछ ऐसा एक बड़ा ऐसी गलती करे जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएं। कम उम्र के बच्चे अक्सर इस तरह की गलतियां कर बैठते हैं। तो गलतियां हमारे कुछ ऐसा भी होता है, हम समझ नहीं पाते हैं कि वो घर से ही सब सीख के गया है। और ज़्यादातर बच्चे देखा होगा आपने घर से ही सीखते हैं कुछ बातें जो होती हैं, लेकिन इस तरह की जो पोर्नोग्राफी वाली बातें हैं या मतलब सेक्सुअलिटी वाली बातें हैं तो वो तो हमको ओपनली अपने घर में अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को कंट्रोल नहीं रखेंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं ऐसा दृश्य गलत ऐसा देख ले, कभी उसके अंदर आचार विचार ऐसे गंदे आ जाएं जिसके कारण वो बहुत सारी समस्याएं आ सकती है उसके अंदर, ऐसे उसके अंदर दुष्प्रभाव बहुत पड़ेंगे जिसका कारण जो मुख्यतः वो सिर्फ उसके माता पिता ही होंगे। तो प्रयास करें कि ऐसी कभी गलती ना करें कि जिससे कि बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़े। यदि बच्चा गलत संगत में पड़ गया है तो उस पर दृष्टि कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। ऐसे अगर नॉर्मल अगर आप उसको समझाते रहे तो नहीं समझ में आएगा, उसको थोड़ा सा कड़ी दृष्टि रखना पड़ेगा कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है। या बेहतर होगा कि अभिभावक घर में एक ऐसा स्वस्थ माहौल क्रिएट करें, बच्चे के साथ बैठकर उसकी मनोवृत्ति या मनोस्थिति जानने का प्रयास करें या जानने की कोशिश करें, ताकि उसे उचित यौन जानकारियाँ अच्छी पुस्तकों के माध्यम से देने की कोशिश करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पॉर्न साइट पर विजिट ना करे तो हमको इस तरीके का माहौल अपना क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चों के अंदर यौन शक्ति और यौन उत्सुकता दिन से दिन बढ़ती जाएगी और हम उसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कंट्रोल तो हम जब ही कर पाएंगे तब तक हमको ऐसा लग रहा है कि भाई ये बंदा ठीक है, समझ पाएगा हमारी बात या समझ रहा है, तो ही हम उस ऐसी स्थिति जो बनने ना दें। तो हम प्रयास करें कि हम इस तरह की गलती ना होने दें, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा सुविधाओं का दुरुपयोग तो बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी। आपने अगर फ़ोन दे दिया तो उसका दुरुपयोग सदुपयोग तो है लेकिन दुरुपयोग उसके बहुत ज़्यादा हैं जो वो कि बहुत हानिकारक है। आज के डेट में बहुत हानिकारक रहेंगे, हम लोग उसको समझ ही नहीं पाएंगे। और आजकल के पेरेंट्स समझते नहीं है, बच्चों को बस फ़ोन दे दिया, बस जाने दो भाई, बच्चा पढ़ रहा है, बच्ची हमारी पढ़ रही है, लेकिन भाई बच्ची के आचार विचार, बच्चों के आचार विचार देखें, समझें उसको। अगर हम उसको नहीं समझेंगे, ज़्यादा लाड प्यार में रखेंगे या हम उसकी बात को इग्नोर करेंगे तो हमको कई सारी असुविधाएं उत्पन्न होंगी। तो कोशिश करें ऐसी सुविधाएं बच्चों को ना दें जिससे बहुत ज़्यादा असुविधाएं पैदा हों। बच्चों को सुविधाएं मुहैया कराने, लेकिन ध्यान रहे कि बच्चों के साथ आपके लिए भी असुविधाएं ना बन जाएं। आपने बच्चों को सुविधा के लिए, बच्ची को सुविधा के लिए फ़ोन दे दिए या कोई और भी जो जैसे कि कुछ और भी जो स्कूटी है या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपने सुविधाओं का उसको मौका दे दिया, तो ऐसा ना हो कि वो आपके लिए असुविधाएं बन जाए। क्योंकि बच्चे तो गलती कर बैठेंगे, उसका तो भुगतान पेरेंट्सों को भरना पड़ेगा। अब पेरेंट्स को नहीं समझेंगे, पेरेंट्स अगर नहीं समझेंगे तो फिर बच्चा तो गलती करना ही करना है बच्चे को। तो प्रयास करें कि बच्चों को सुविधाओं के साथ में आपको असुविधाएं ना हो जाएं। अगर आपको असुविधा हो जाएंगी तो बहुत सारी समस्या होंगी। बच्चा हो या बच्ची हो, वो तो मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों की इस समय की जो लेवल है, इस समय की जो उत्सुकता जो भी है दोनों की
बराबर है निरंतर। मैं 1% भी ऐसा नहीं कहूँगा कि गर्ल्स में कम है कि बॉयज़ में कम है, कि गलतियाँ बॉयज़ करते हैं कि गर्ल्स करती हैं। गलतियाँ अक्सर दोनों ही तरफ से होती हैं, अक्सर दोनों ही करते हैं। तो प्रयास करें कि हम अपने बच्चे को ज़्यादा ऐसा ना समझें कि बच्चा हमारा बहुत सीधा है, बहुत सही है, और कभी बच्चों को ऐसा ना करें। बच्चों की थोड़ी सी तारीफ करें, पढ़ने के क्षेत्र में तारीफ करें, बस थोड़ी सी तारीफ करें। ऐसा भी नहीं कि वो ज़्यादा अगर आपने तारीफ कर दी तो बच्चे को हम कंट्रोल नहीं कर पाए, बच्चा फिर हमसे ऊपर, सिर से ऊपर पाने पाएगा। क्योंकि बच्चे को अगर हम नई तरीके से समझाएंगे तो फिर वो बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। माता पिता अपने बच्चों को तकनीकी सुविधाओं से लैस कर देते हैं, पर बच्चे उनका गलत इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। कि बच्चे को आपने एक फ़ोन दे दिया और फिर उसने कुछ चीज़ मांगी, उसने नहीं दी, आपने उस बच्चे को वो चीज़ नहीं दी, तो आपने जो फ़ोन दिया है या कोई भी और चीज़ दिया है वो उसका दुरुपयोग करने लग जाता है। बच्चों को कार, मोबाइल, आईपैड, फ़ोन, इंटरनेट सुविधा देना आज की समय की मांग है, पर माता पिता को यह देखना है कि बच्चे उसके द्वारा मुहैया कराई गई सुविधाओं को आदत न बना ले, हर समय उसी में ना डूबा रहे। बाइक दे दिया आपने, आईफोन दे दिया या कोई एंड्रॉयड फ़ोन दे दिया आपने, तो बच्चा क्या करेगा, वो उसी में डूबा रहेगा। तो असुविधाएं आप ही को है। तो प्रयास करना है कि अगर हमने उसको मुहैया कराए है, वो चीज़ उसको दिलवाया है, तो प्रयास करें कि आपकी असुविधा ना बन जाए या बच्चा उसमें दिन भर ना डूबा रहे, वरना बच्चे का भविष्य बिल्कुल, अब मैं बता रहा हूँ, मानसिक जो संतुलन है उसका पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और आजकल की जनरेशन में सिर्फ यही कंडीशन है, यही समस्याएं चल रही हैं कि भाई वो बच्चा समझ नहीं पा रहा तरीके से, और वो ऐसे जाल में फंस गया है जिसके कारण वो निकल नहीं पा रहा, और वो अपनी पढ़ाई को भी घुमा देता है, पढ़ाई का समझ में नहीं आता। अधिकतर माता पिता अपनी औकात से बढ़कर बच्चों की सुविधाएं मुहैया कराने का वायदा करने लगते हैं। अब मुझे लगता है कि भाई मेरे पेरेंट्स की जो क्षमता है भाई वो तो सिर्फ ये है कि 5,000 रुपये का फ़ोन दिल पाएंगे, लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं तो कोशिश करूंगा एंड्रॉयड बड़ा फ़ोन लूँ, 15,000 का लूँ, लेकिन बच्चे के जिद के कारण पेरेंट्स उसको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद का, ज़्यादा से ज़्यादा हाई प्राइस का वो फ़ोन या और भी चीज़ उनको दिलवा देते हैं, जिसका फिर बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, मामा इत्यादि बच्चों की बात पर प्रॉमिस करते रहते हैं कि अच्छे नंबर लाओगे तो तुमको कंप्यूटर दिलाएंगे, बाइक दिलाएंगे, मोटरसाइकिल स्कूटी दिलवाएंगे, या बड़ा फ़ोन दिलवाएंगे, या बड़ा गिफ्ट देंगे आदि। बच्चों की सुविधाओं को जो चीज़ देना गलत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि बच्चों को आप गिफ्ट देना कि भाई बच्चों पेरेंट्स जो परसेंट अच्छी बनाएगा तो मैं गिफ्ट दूंगा या दूंगी, तो वो बात गलत नहीं है, लेकिन बात तो यह है कि उसकी गंभीरता पर भी ध्यान देना है बच्चों की। माता पिता को विशेष ध्यान रखना है उस पर कि बच्चे उसका दुरुपयोग ना करें। अगर बच्चे ने दुरुपयोग किया, बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, आप कितना भी कुछ कर लेना, बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा। माता पिता को यह निर्णय भी करना चाहिए कि कौन सी सुविधा बच्चों को दी जाए और कौन सी न दी जाए, क्योंकि आज की डेट में पेरेंट्स व्यवस्था कर देता है, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि बाद में बच्चा क्या करेगा उसका। मुझे लगता है कि लॉकडाउन में अगर फ़ोन दिए हैं बच्चों को तो लॉकडाउन तक ही सीमित था। जब तक लॉकडाउन था, जब तक स्कूल ओपन नहीं थे, तब तक उनकी ऑफलाइन क्लास बंद थी, तब तक उन्होंने फ़ोन पर ऑनलाइन क्लासें उस फ़ोन के माध्यम से ली। लेकिन अब अगर क्लास ऑफलाइन हो गई तो उस फ़ोन का फिर वो क्या करेगा, बच्चे के पास ही रहने दें या पेरेंट्स बच्चे से फ़ोन छीन लें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई बच्चे का अगर क्लास भी है, मैं माना कि क्लास है भी नहीं भी है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बच्चे को अगर हो गया कि भाई फ़ोन है मेरे पास तो फ़ोन उसके पास रहने दीजिए। लेकिन हमको एक और विशेष बात रखना है कि विशेष बात यह है कि जैसे कि मुझे लगता है क्लास शाम के 6-7 बजे तक क्लास होती है, उसके बाद तो शायद ट्यूशन्स नहीं होते हैं, तो उसके बाद बच्चे से फ़ोन
लेके अपने पास रख लें। रात में बच्ची या बच्चे को फ़ोन बिल्कुल भी एंड्रॉयड फ़ोन ना दें। अगर आपने एंड्रॉयड फ़ोन बच्चों को रखने दे दिया तो बहुत सारी समस्या ऐसी है, जो बच्चा जिन चीज़ को विजिट नहीं करेगा उनमें भी ऑटोमेटिक वो विजिट करने लग जाएगा। क्योंकि रात में जब उसका दिमाग रात को 2-2 बजे तक नहीं सोएगा, 12 बजे तक नहीं सोएगा, फ़ोन में लगा रहेगा, तो अब फिर वो कहीं ना कहीं ऐसी साइड में फंस जाएगा जिसके जो बच्चे के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो प्रयास करें कि बच्चे का फ़ोन शाम को 6, 7, 8 बजे के बाद बच्चे को फ़ोन छुड़ा लें। कहने का मतलब ये है कि बच्चों को रात्रि में फ़ोन बिल्कुल भी ना दें। कंप्यूटर सिस्टम पे अगर बैठा है तो आप उसका विशेष ध्यान रखें कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वरना ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि आने वाली जनरेशन, आने वाली जो पीढ़ी, आजकल देखा होगा आपने कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे रेप कर रहे हैं, तो ये सब किस कारण है? ये सब इसी के कारण है। तो पेरेंट्स कृपया विशेष ध्यान रखें कि एक योग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण बच्चे का जो मानसिक संतुलन है, आध्यात्मिक है, तो वो और उसका शारीरिक जो तनाव है या शारीरिक जो समस्या है, वो अगर योग अगर वो नियंत्रण करता है तो ही वो एकदम स्वस्थ रह सकता है। तो जो चीज़ बच्चों को पढ़ाई में मददगार साबित हो सकती है उन्हें ही लाकर बच्चों को दें। जो चीज़ बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी हो वही उसको दें, ना कि उसकी झूठी शान दिखाने के लिए उसको प्रेरित करें या उसको झूठी शान के लिए उसको बोल दें कि भाई हाँ कि हम तुमको ये दिलवा देंगे, ये करो तो ये दिलवा देंगे। तो विशेष ध्यान रखें कि हम इस तरीके से कोई भी चीज़ बच्चों को ना बताएं, ना बच्चों को प्रेरित करें कि भाई तुम ये चीज़ करो, वो चीज़ करो, हम ये कराएं, आप ये करोगे तो हम ये दिलवाएंगे, बिल्कुल भी ना दें। योग के यम नियमों द्वारा बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करें। आसपास के क्षेत्र में जो भी योग इंस्ट्रक्टर है उन पर प्रयास करें कि वो 1 घंटे क्लास जरूर लें। योग को तो आपको और अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार ने भी समस्त स्कूलों में योग इंस्ट्रक्टरों को हर एक स्कूल में नियुक्त करने का आदेश दिया गया है। क्योंकि इसलिए दिया गया है क्योंकि बच्चा अगर छोटी उम्र से ही अगर योग को समझेगा, प्राणायाम करेगा, यम नियमों का पालन करेगा, तो ही बच्चा आगे चल के भविष्य में कुछ कर सकता है, कुछ बन सकता है। वरना वो बच्चा वो कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर बैठेगा जिसके कारण बहुत सारी समस्या होते हैं। स्कूल में पहले बच्चों जो टीचर हुआ करते थे वो एक छड़ी का उपयोग करते थे, मारने पीटने का उपयोग करते थे, लेकिन आजकल वो छड़ी भी छीन ली गई है टीचरों से। क्योंकि मैं खुद एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, योगा टीचर हूँ मैं एक विद्यालय में। तो ऐसा होता है कि बच्चों को अगर हम तरीके से पढ़ाएंगे, अगर तरीके समझाएंगे उसको और योग के लिए उसको फोकस करेंगे, भाई योग करो, योग करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आपको फिट रखना है और उसका मानसिक संतुलन बनाए रखना है तो योग को तो आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ा है। योग की इतनी उपयोगिता जरूरी है योग को कि मैं कुछ कह नहीं सकता। क्योंकि बच्चे को अगर हम शुरू से अगर अच्छे माहौल में डालेंगे तो उसको योग को तो उसको अपनाना पड़ेगा। अगर हम बच्चों को योग के लिए प्रेरित करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों को भी करें, खुद भी योग करें। मैं आपको पहले बता दिया है कि बच्चे को कुछ कार्य कराने से पहले हमको खुद करना पड़ेगा। अगर हम खुद ही वो कार्य नहीं कर रहे हैं तो हम किसी को क्या समझा सकते हैं, बच्चों को क्या समझा सकते हैं। अगर माना कि मैं ही अगर धूम्रपान कर रहा हूँ या गुटखा सुपारी खा रहा हूँ और फिर जो मेरे स्टूडेंट हैं मैं उनको अगर उस बात के लिए प्रेरित करूँ, उस बात को उनको रोकने के लिए कहूँ, तो आपको क्या लगता है वो रुकेंगे? नहीं रुकेंगे वो, क्योंकि वो सिर्फ यही कहेगा आप खुद ही कर रहे हो, हमको क्या रोक रहे हैं, आप खुद रोक लो पहले। तो प्रयास करें, क्योंकि बच्चे बहुत एडवांस हैं आज की डेट में, तो उनको बिल्कुल हम कुछ नहीं कह सकते। तो कह तो तभी सकते हैं जब हम वो कार्य हम खुद अपने आप को ही नियंत्रण करें पहले, उसके बाद हम बच्चों को नियंत्रण करें। देखा मैंने एक ऐसा एक प्रैक्टिकल किया था अपने विद्यालय में कि स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कि बहुत कमज़ोर थे पढ़ने में और बहुत कुछ इंटेलिजेंट भी थे। तो योग के क्षेत्र में हम लोगों ने सिर्फ उन बच्चों को निकाला जो कि बहुत कमज़ोर हैं। और योग में तो वो शक्ति होती है कि वो कुछ भी कर सकता है। आज की डेट में आपने देखा होगा योग को भी खेल में शामिल कर दिया है। तो किस लिए किया है
खेल में शामिल इसलिए किया है ताकि बच्चे खेले, क्योंकि आज की छोटे बच्चे अगर 5-6 साल का, 7 साल का, 8 साल का, अगर 9 साल का, 10 साल का बच्चा अगर ले लेते हैं, अगर उसको प्राणायाम करने बिठा लो आप, अगर आपने वो योग करने ध्यान में बिठा दिया, मुझे मुश्किल है कि वो 1-2 मिनट रुकेगा, नहीं रुक पाएगा, वो ओम मेडिटेशन नहीं करेगा, ओम चैंटिंग करेगा ही नहीं, उसका ध्यान लगेगा ही नहीं, आंखें बंद तो बिल्कुल करेगा ही नहीं, वो आंखें खुलता रहेगा और इधर उधर उसका मन चंचल रहेगा। तब उसके लिए भारत सरकार ने क्या किया है भाई कि छोटे बच्चों को योग कैसे करा पाएं, क्योंकि बड़े लोगों को तो क्लास में आया है तो हम उसको समझा सकते हैं कि भाई योग ध्यान मुद्रा में बैठो, प्राणायाम करो और ये सब इस तरीके से समझाएंगे जैसा करेगा, लेकिन बच्चा नहीं करेगा। तो बच्चे के लिए क्या किया है, एक प्रोटोकॉल बनाया है, बच्चे योग को खेल में जोड़ा है ताकि बच्चा खेल खेल के साथ में योगाभ्यास भी करे। जब बच्चा अगर साथ साथ खेल के साथ साथ में योगाभ्यास करेगा, उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, वो तो सिर्फ एक खेल खेल रहा है, लेकिन खेल के साथ साथ में वो योगा भी कर रहा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भाई उसको चाहे खेल के माध्यम से योग कराएं, चाहे नॉर्मली योग कराएं, प्रयास करें कि वो बिल्कुल योग बराबर करते रहें, निरंतर अभ्यास करते रहें, ताकि आने वाली जो जनरेशन, आने वाली पीढ़ी है या प्रेजेंट में जो भी व्यक्ति है, तो वो उन बीमारियों में बिल्कुल भी उनके बीमारियां ना घेर पाए उनको। तो मेरा सिर्फ सब लोगों से यही निवेदन है, और इस योग यात्रा का सब जो उद्देश्य यही है ज़्यादातर है कि भाई सब लोग ज़्यादातर योग अपनाएं, क्योंकि योग यात्रा क्यों कर रहे हैं ये लोग, किस लिए कर रहे हैं, इनका कोई प्रॉफिट है नहीं, इसलिए कर रहे हैं कि घर घर योग पहुंचे, हर एक सब अलग अलग जितने भी अभी तक की मैंने इनके साइट पर व्याख्या पढ़ी है, सुनी है कि बहुत अच्छे अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर आए, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। लेकिन अगर इन बातों को हम अपने जीवन में अगर उतार लेते हैं तो मान सकते हैं कि हम अपने जीवन को आने वाले कल में बहुत बेहतरीन बना सकते हैं, बहुत पावरफुल बना सकते हैं, और योग द्वारा हम अपने एकाग्रता बनाकर अपने जीवन को एक अच्छा रूपरेखा दे सकते हैं। तो सबसे यही निवेदन है कि सब लोग योग करें और बच्चों को भी प्रेरित करें, विद्यालय के माध्यम से या कैसे भी। जिन विद्यालयों में अगर योग सेशन नहीं चलता है, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं और उस विद्यालय में अगर योगा इंस्ट्रक्टर नहीं है, तो उसके वहाँ के विद्यालय के संचालक को बोलें कि हमारे बच्चों को 1 घंटे का या आधे घंटे का योग संबंधित जानकारी या योग कराएं, ताकि वो बच्चे आने वाले समय में ऐसी कभी कोई गलत संगत में या गलत उनके अंदर अच्छा विचार ना पड़े, ताकि वो आने वाले भविष्य में वो कभी कोई ऐसे गलत काम कर सके जिससे कि बहुत सारी समस्याओं। और बच्चों को योग से परिचित कराएं, बिल्कुल पूर्ण रूप से परिचित कराएं, पहले खुद भी परिचित हों, बच्चों को परिचित कराएं, योग को समझें, जिससे उनके मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक तरीके से वो एकदम फिट रहें। एक बार पुनः फिर से तपन सिसोदिया का बहुत बहुत धन्यवाद, राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।